आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग 3 ऑर्डर्स। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। लेक्चर नंबर 7 में हमने 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में और उसके साथ साथ हमने सामाजिक असंतोष के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करेंगे राजनीतिक परिवर्तन से, है ना। जिस तरह हमने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को पढ़ा, पहले हमने तीन वर्गों के बारे में पढ़ा, फिर जो सामंतवाद की व्यवस्था थी उसको प्रभावित करने वाले जो आर्थिक और सामाजिक कारक थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कारणों के साथ साथ किसी भी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए हम आज राजनीतिक कारकों पर, यानी कि पश्चिम यूरोप में, मध्यकालीन पश्चिम यूरोप में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे उनको देखने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, नई नई बातें आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे, है ना। जैसे कि हमने अभी आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा, सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वो यूरोप की व्यवस्था को, इस सामंतवाद की व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे थे, कौन कौन से कारक थे। जैसे हमने पर्यावरण इत्यादि पर डिस्कस किया, है ना। मुद्रा का प्रयोग होने लगा था, इन सारी बातों पर हमने डिस्कस किया। जो महत्वपूर्ण हमें लगे उन पर हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इनके साथ साथ आर्थिक पहलू के साथ साथ राजनीतिक कारक भी, राजनीतिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे अब राजनीतिक कारक किससे रिलेटेड होंगे? जो काम राजा लोग करेंगे वही राजनीतिक कारक हो गए। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। सैनिक यानी कि उन्होंने सेना रखनी स्टार्ट कर दी, और वित्तीय यानी कि वो आर्थिक तौर पर राजा मजबूत होने लगे। कौन सी शताब्दी? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम यानी कि हेनरी सेवंथ, और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो क्या होता है 16वीं और 15वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में हमारे नए शासक उभरने स्टार्ट होते हैं। नए शासक, हमारे इतिहासकार लोग इन राजाओं को नए शासक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नए तरीके से राज करना स्टार्ट कर दिया, एक नए तरीके से इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ पे तीन वर्ग की सामंतवाद व्यवस्था थी। मैंने आपको वेस्लेस वाली प्रथा के बारे में बताया कि वैसे तो राजा टॉप पर होता था, लेकिन राजा के नीचे लॉर्ड लोग होते थे, लॉर्ड के नीचे अपने कृषक दास होते थे, है ना। लेकिन जब 16वीं और 15 यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, नए शासक आए। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्रांस में लुई 11वां, है ना। ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला, फर्डिनेंड, ये सभी क्या थे? निरंकुश शासक थे। निरंकुश शासक यानी कि इन पर कोई क्या नहीं लगा सकता था? अंकुश नहीं लगा सकता था। यानी कि ये शक्ति का केंद्र थे, सेंटर में थे बिल्कुल। ये जो राजा हुए 15वीं और 16वीं शताब्दी में, इन्होंने सारी शक्ति को, सारी सत्ता को अपने अंदर समेट लिया, और कोई भी इनके विरुद्ध नहीं बोल सकता था, है ना। इन्होंने ऐसा कैसे किया? इन्होंने खुद की सेना रखनी स्टार्ट कर दी और खुद को वित्तीय तौर पर भी सशक्त कर लिया, यानी कि आर्थिक तौर पर भी सशक्त कर लिया। पहले क्या होता था, जो राजा होता था वो सैन्य सेवा किससे लेता था? लॉर्ड से लेता था, है ना। लॉर्ड अपने सैनिक रखता था, लॉर्ड अपने नाइट्स रखता था, ओके। और जब भी राजा को युद्ध की ज़रूरत होती, युद्ध में सैनिकों की ज़रूरत होती, तो वो अपने लॉर्ड से क्या ले लेता था? सैनिक ले लेता था। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब जो राजा लोग थे वो लॉर्ड पर निर्भर नहीं रहने लगे। उन्होंने क्या किया? खुद की ही सैन्य शक्ति बढ़ा ली, यानी कि अब लॉर्ड अपने नाइट रखें ना रखें उन्हें कोई मतलब नहीं। अब राजा लोग खुद की ही क्या रखने लग गए? सेना रखने लग गए। वो अपने आप को आर्थिक तौर पर भी सशक्त करने लगे। पहले तो क्या होते थे, राजा लोग लॉर्ड को सारी ज़मीन दे देते थे, है ना। ज़्यादातर कामकाज क्या करते थे? अभिजात वर्ग के लोग करते थे, लॉर्ड करते थे।
है ना। लेकिन अब क्या हुआ, जो उन्होंने राजा ने खुद को वित्तीय तौर पर भी सशक्त कर लिया। राष्ट्रीय कर प्रणाली यानी कि टैक्स किस प्रकार से वसूलना है, वो प्रणाली भी इन राजा लोगों ने क्या कर दी, लागू कर दी। एक तरह से क्या हो गई, एक राजतंत्र की स्थापना होगी। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है, जिसमें राजा पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। और इसी परिवर्तन के कारण इनको क्या कहा गया, इतिहासकारों ने इनको क्या कहा, नए शासक कहा, क्योंकि इन्होंने एक नई व्यवस्था लाकर खड़ी कर दी थी यूरोप में। इन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और एक राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं शताब्दी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बन गया। पहले तो देखिए, ये एक तरह से राजतंत्र स्थापित हो गया था, निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था। पहले तो क्या होता था, राजा की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती थी। लगभग सारा काम हमने पढ़ा है ना, लॉर्ड और कृषक वर्ग के बीच में होता था। पादरी वर्ग, लॉर्ड वर्ग और ये हमारा जो कृषक वर्ग है, इनके बीच में कहानी घूमती थी। राजा का तो बहुत ही कम रोल होता था वैसलेस प्रथा के अनुसार, सामंतवादी प्रथा के अनुसार। लेकिन जब 15वीं 16वीं शताब्दी में हमारा जो ये नए शासक आ जाते हैं, इन्होंने नई चीज़ें, नए तरीके से चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। तो इन्होंने ये नई चीज़ें, है ना, इन्होंने नई व्यवस्था कैसे बनाई, ये कैसे सफल हो पाए। पहले तो एक ये परंपरा चली आ रही थी सामंतवाद की, वैसलेस प्रथा चली आ रही थी। इन राजा लोगों ने, जो हमारे नए राजा आए, जैसे कि हेनरी सप्तम आया, मैक्समिलन आया, इन लोगों ने, इन राजा लोगों ने ये व्यवस्था कैसे तोड़ी, किस प्रकार इस व्यवस्था को, सामंतवाद व्यवस्था को तोड़ने में सफल हुए। तो ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हो रहे थे, जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो उन्हीं परिवर्तनों के कारण ही ये राजा लोग इस व्यवस्था को तोड़ने में क्या हुए, सफल हुए। सामंतवाद और वैसलेस प्रथा को तोड़ने में सफल हुए और अपने आप को ज़्यादा सशक्त करने में, ज़्यादा मजबूत करने में सफल हो गए। ओके। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया, है ना। हम परिवर्तनों में पढ़ते आ रहे हैं कि लॉर्ड और कृषक लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने लगे थे, है ना, बहसबाजी होने लगी थी। तो लॉर्ड का कृषक के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट नियंत्रण लगभग खत्म ही हो गया था। तो एक तो वो कारक, और जो वैसलेज यानी कि जागीरदारी की प्रथा और जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये किस तरह इन आर्थिक और सामाजिक कारणों की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और लॉर्ड का कृषक लोगों के ऊपर जो प्रभाव था वो कम होता जा रहा था। इन्हीं चीज़ों के कारण ये जो राजा लोग थे, ये सामान्य जन पर यानी कि प्रजा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए, क्योंकि अभिजात वर्ग से तो लोग कटने लग गए थे, है ना। जो परिवर्तन हो रहे थे 12वीं और 13वीं शताब्दी में, अभिजात वर्ग से तो सामान्य लोग कटने लगे थे। तो जब लोग अभिजात वर्ग से कट जाएंगे तो राजा उन पर अपना डायरेक्ट प्रभाव छोड़ सकता है, अपना सीधा नियंत्रण उन पर रख सकता है। तो जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में परिवर्तन हुए थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन नए निरंकुश राजाओं की सफलता के लिए। ओके। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उनके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी, है ना। अब क्या हुआ, राजा लोग क्या करते थे, जो सेना रखी जाती थी वो अभिजात वर्ग के लोग रखते थे, और जब अभिजात वर्ग के लोग होते थे वो राजा को कर दे देते थे। राजा को जब भी ज़रूरत पड़ती सेना की, तो जो नाइट होते थे यानी कि जो लॉर्ड के पास सेना होती थी, उसकी सहायता ले लेता था राजा। लेकिन वही बात 15वीं और 16वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, राजा लोगों ने अपनी खुद की सेना रखी। अब लॉर्डों से क्या कर दिया, अभी हम तुमसे कर नहीं लेते, तुम्हें अपनी रखनी है सेना रखो, लेकिन हम तुमसे सेना के लिए कोई हेल्प नहीं लेंगे, कोई कर नहीं लेंगे। तो राजा ने अपनी खुद की सेना रखनी स्टार्ट कर दी, जो तोपों से सुसज्जित होती, बंदूक होती, है ना। वो बहुत आधुनिक सेना उन्होंने रखनी स्टार्ट कर दी। उनके पास बंदूक भी होते और तोपें भी होती। ओके। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के सामने टुकड़े टुकड़े हो गया। अब ये व्यवस्था, नई व्यवस्था ला दी राजा ने, तो अब जो अभिजात वर्ग है उसका प्रभाव तो कम हो गया, उसकी रेपुटेशन तो कम हो गई। अब एक तो राजा सेना के लिए अभिजात वर्ग पर डिपेंड रहे,
लेकिन अब तो राजा उस पर डिपेंड नहीं था, तो अभिजात वर्ग की वैल्यू रेपुटेशन तो कम होगी ना। तो अभिजात वर्ग ने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन जो ये तोप थी, जो ये बंदूक थी, उनको देखकर अभिजात वर्ग भी डर गया, क्योंकि जो अभिजात वर्ग के नाइट लोग थे वो तो सिंपल और पारंपरिक औजार रखते थे, तलवार इत्यादि रखते थे, लेकिन अब जो इन नए राजाओं ने नई सेना बनाई ये बहुत ही आधुनिक थी, जिसके पास तोपें भी थी और जिसके पास बंदूक भी थी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ, है ना। इन शासकों ने क्या किया, कर बढ़ा दिए, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने लगे। अब टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूलेंगे तो क्या होगा, इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा राजस्व आएगा और वो उसको अपनी सेना पर खर्च कर सकते हैं, जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सकें। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया तथा राज सत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को भी दबाया। अब पैसे आ गए, सेना बढ़ा ली तो अपना एरिया भी बढ़ा लिया, एरिया बढ़ा लिया तो अपनी राज सत्ता भी बढ़ा ली, है ना, अपनी अथॉरिटी भी बढ़ा ली। और जब अथॉरिटी बढ़ जाएगी तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको भी दबाना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार इन राजाओं ने ये नीतियाँ अपनाई, नए राजाओं ने, है ना। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण यानी कि जब सारी की सारी सत्ता किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है ना। अब जैसे हमारे भारत में क्या है, जो शक्ति है वो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में बांट दी गई है, लेकिन एक केंद्रीकरण व्यवस्था क्या होती है, उसमें सारी की सारी सत्ता एक ही सरकार के पास होती है। तो अब इसमें इस यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में सारी की सारी सत्ता किसके पास आ गई, राजा के पास आ गई। पहले तो क्या होता था, राजा ने अपनी शक्ति को किस में बांट दिया था, अभिजात वर्ग में बांट दिया था ना, कि सेना इत्यादि अभिजात वर्ग रखेगा, कुछ काम राजा कर लेगा, तो शक्तियों का पहले बंटवारा होता था। लेकिन अब इन नए शासकों ने क्या किया, निरंकुश शासकों ने क्या किया, शक्ति अपने पास रख ली, सारी की सारी शक्ति अपने पास रख ली। तो ये क्या बन गए, शक्ति के केंद्र बन गए, क्योंकि सारी की सारी शक्ति इन निरंकुश राजाओं के पास ही थी। ओके, तो जो ये सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था, यानी कि अभिजात वर्ग से जो शक्तियाँ छीन कर राजा लोगों ने अपने पास रख ली थी, तो अभिजात वर्ग तो इस चीज़ का विरोध करेंगे ही, सिंपल सी बात है। राज सत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए जिनका 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दमन कर दिया, है ना। इंग्लैंड में बहुत सारे विद्रोह हुए, किन्होंने किए, अभिजात वर्ग ने राजा लोगों के प्रति किए। 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में जिनका पूरी तरह से दमन कर दिया। और जो भी ये विद्रोह हुए, इन सभी का मुद्दा क्या था, कराधान था। यानी कि ये जितने भी, जिस भी जगह पर जितने भी विरोध हुए, विद्रोह हुए, उन सब का मुद्दा एक ही था कि कर में ये वृद्धि, कर का जो ये मामला है, यही उन सब का क्या था, मुद्दा था। ओके, फ्रांस में लुई 11वां उसको क्या किया, ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। यानी कि फ्रांस में जो निरंकुश शासक था, सबसे पहला फ्रांस का निरंकुश शासक कौन था, लुई 11वां। तो लुई 11वें को बहुत सारे ड्यूक और बहुत सारे राजकुमार, वैसे ड्यूक और राजकुमार एक ही होते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो ड्यूक और या फिर राजकुमार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अवरकोटि के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़प जाने का विरोध किया। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। तो जो 16वीं शताब्दी में फ्रांस में धर्म युद्ध हुए थे, है ना, कौन से धर्म युद्ध, ये जो आप 4th चैप्टर में पढ़ के आए हो, ये वो वाले नहीं है। 4th चैप्टर में जो धर्म युद्ध हुए थे वो हुए थे मेरे ख्याल से 1092 में, है ना, 1092, 1095, इस तरह से 11वीं 12वीं शताब्दी में वो धर्म युद्ध हुए थे, जो आपने 4th चैप्टर में पढ़े हैं इस्लाम वाले में। लेकिन ये वो वाले धर्म युद्ध नहीं है। फ्रांस में जो धर्म युद्ध हुए हैं वो है, फ्रांस में कौन से धर्म युद्ध है, जो कैथोलिक और जो आपके प्रेसिडेंट चर्च है, जिसको आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7th में, उनके बीच जो ये बहसबाजी हुई है, चर्च जब दो शाखाओं में बट गया था फ्रांस में, तो ये वो वाले धर्म युद्ध है जो कि फ्रांस में 16वीं शताब्दी में हुए, है ना। तो ये जो धर्म युद्ध हुए फ्रांस में 16वीं शताब्दी में, ये कहीं ना कहीं इसी मामले से जुड़े हुए थे, है ना। जो ये क्षेत्रीय स्वतंत्रता और जो ये शाही सुविधाएं राजा लोगों ने अपने पास रख ली थी, और जो वो अभिजात
वर्ग थे जिनको स्वतंत्रता पहले दी गई थी लेकिन वो स्वतंत्रता अब छीन ली गई थी, इसी चीज़ के चलते ये धर्म युद्ध कहीं ना कहीं उस चीज़ से जुड़े हुए थे, है ना। थे तो धर्म का मामला, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी ये धर्म युद्ध जो कि फ्रांस में 16वीं शताब्दी में हुए, इससे जुड़े हुए थे। क्लियर? तो क्या जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े हुए थे, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। फ्रांस का आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो ये बात कभी और करेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो फ्रांस में धर्मयुद्ध हुए थे 16वीं शताब्दी में, कौन से धर्मयुद्ध, जो चर्च के बीच में हुए थे, जब चर्च दो शाखाओं में बट गया था। 7th लेक्चर में आप पढ़ेंगे इसको, सॉरी 7th चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ था, फ्रांस के धर्मयुद्ध वाला। ओके, अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। अब ऐसे तो मामला समझ में नहीं आ रहा था अभिजात वर्ग के लोगों को किस तरह अपनी स्वतंत्रता को, अपनी शक्ति को वापस पाएं, तो उन्होंने एक चतुराई की, है ना, एक चतुरतापूर्ण रास्ता निकाला। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्द ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा के शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। अब क्या हुआ, पहले तो वो क्या थे, सामंत थे, जो लॉर्ड लोग थे, जो अभिजात वर्ग था वो एक तरह से सामंत था। लेकिन अब जैसे ये नई व्यवस्था आती है, जैसे ही राजतंत्र आता है, वो अपने आप को सामंत से राजभक्त में बदल लेते हैं, यानी कि वो अब इसी व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। पहले भी वो उच्च पद पर थे, लेकिन अब जैसे ही ये निरंकुश राजतंत्र आता है, अभिजात वर्ग के लोग अपने को इसी के अंदर डाल लेते हैं। वो इसका विरोध नहीं करते, धीरे धीरे इसी को अपने अराउंड घुमा लेते हैं और खुद फिर से ऊंचे पदों पर आ बैठते हैं, है ना। राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे, उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया, यानी कि जो प्रशासनिक सेवाएं थी, जो नौकरशाही लाई गई थी निरंकुश राजतंत्र के अधीन, उन्होंने उसमें स्थान प्राप्त कर लिया, है ना। वो अब सामंतवादी व्यवस्था में घुसे रहने की बजाय वो अब क्या बन गए, वो अब राजनीतिज्ञ बन गए, यानी कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया। परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों से अलग थी। माना जाता है कि जो ये नई शासन व्यवस्था आई, जो ये नया निरंकुश राजतंत्र आया, ये एक तरह से सामंतवाद का ही परिष्कृत रूप था, यानी कि एक तरह से ही सामंतवाद को उलट दिया गया, सामंतवाद को थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, फिर आपके नई राजतंत्र व्यवस्था आ गई, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन बहुत सारे मामलों में नई शासन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अलग थी, है ना। सामंतवाद से क्यों जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो पहले लोग सामंत होते थे वही इसमें घुस गए थे। लेकिन सामंतवाद से अलग क्यों थी, क्योंकि बहुत अलग अलग मायनों में सामंतवाद की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा अलग थी, है ना। क्योंकि इसमें व्यवस्था को पूरा ही बदल दिया गया था। जो शक्ति थी वो राजा पर केंद्रित हो गई थी, ज़्यादा जगहों में नहीं बांटी गई थी। अभिजात वर्ग का जो प्रभाव था वो कम हो गया था, राजा का प्रभाव ज़्यादा हो गया था। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई थी। अब वह व्यापक दरबारी समाज और राष्ट्रीयदाता अनुयायी तंत्र का एक केंद्र बिंदु बन गया था। इस चीज़ को भी समझिए कि पहले जो हमने व्यवस्था पढ़ी है सामंतवाद की, उसको आप एक पिरामिड की तरह देखिए। पिरामिड में सबसे ऊपर राजा, है ना, राजा, फिर आपके जो अभिजात वर्ग के लोग थे और आपके जो पादरी वर्ग थे, है ना, फिर उसके बाद जो आपके कृषक लोग थे वो आ जाते हैं। तो अब जो राजा है, राजा किसके ऊपर टिका हुआ है, इन लोगों के ऊपर टिका हुआ है सामंतवादी व्यवस्था में, है ना। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को हम निकाल दे तो ये पूरा का पूरा पिरामिड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और राजा भी ऊपर से गिर जाएगा जो कि टॉप पर बैठा है। तो सामंतवादी व्यवस्था इस तरह से थी। लेकिन अब जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसमें क्या है, राजा केंद्र में है, राजा क्या है, बिंदु में, और जितनी भी सारी शक्तियाँ वो राजा के अराउंड घूम रही है, राजा के गोल गोल घूम रही है ना। सारी की सारी शक्तियाँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी कृषक लोग हैं, जितने भी पादरी हैं, जितने भी क्या हैं आपके अभिजात वर्ग के लोग हैं, वो सब राजा के राउंड घूम रहे हैं और राजा बिल्कुल केंद्र में है, सेंटर में है। अगर इसमें से एक भी वर्ग हट जाता है तो राजा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन अगर हम वही पिरामिड वाली चीज़ को देखें तो उसमें से अगर हम नीचे वाला भाग या बीच का कोई भाग निकाल देते तो राजा ऊपर से गिर जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा, यानी कि मतलब राजा इनके विश्वास पर क्या है, आश्रित है, इनके ऊपर निर्भर है राजा। कैसे, क्योंकि सेना अभिजात वर्ग रखता, कृषि उत्पादन कौन करते, आपके कृषक लोग करते। लेकिन अब क्या है, अब वो
केंद्र में आ गया है राजा। राजा क्या है, बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अब सारी की सारी शक्ति राजा के पास है, वो ही कर लगाएगा, वही कर वसूलेगा, है ना, और वही सेना रखेगा, सेना उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। तो ये एक नई व्यवस्था बन गई थी। हालांकि लोग तो वही थे, जो लोग पहले सामंत थे वही इसमें भी राजनीति में घुस आए थे, वही राजतंत्र में घुस आए थे, लेकिन व्यवस्था अलग थी, चीज़ें बदलने वाली थी। ओके। सभी राजतंत्र चाहे वे कितने भी कमज़ोर शक्तिशाली या कमज़ोर रहे हों या फिर शक्तिशाली रहे हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का एक साधन बन गया। यानी कि कोई भी राजतंत्र हुआ, चाहे वो कमज़ोर हो या फिर शक्तिशाली हो, वो एक सपोर्ट चाहता था, किससे, जिनके पास पैसा हो, है ना, जिसके पास सत्ता हो। तो सत्ता किसके पास होगी, जिसके पास धन होगा। अभी भी राजनीति में कौन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिनके पास धन होता है। तो पहले भी ऐसे ही था कि राजनीति में उस राजतंत्र में कौन लोग इन्वॉल्व हो गए, जिनके पास धन था। अब जिन किसके पास धन होगा, व्यापारी लोगों के पास धन होगा। तो व्यापारी लोगों को भी राजनीति में दाखिल होने का एक नया अवसर मिल गया। अब जो धन था वो क्या एक बन गया, एक साधन बन गया। धन एक साधन बन गया कि आप राजनीति में प्रवेश कर सको। समर्थन धन के माध्यम से दिया जा सकता था। अब एक तरह से समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हो, है ना। धन के माध्यम से किसी भी संस्था को, किसी भी राजतंत्र को आप सपोर्ट कर सकते हो। व्यापारियों के पास पैसा है, वो राजा को पैसे दे सकता है। किसी भी व्यापारी के पास पैसा है तो वो पैसे राजा को दे सकता है। राजा को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि राजा को सेना रखनी है, चीज़ें संभालनी है। तो इस प्रकार जो व्यापारी है वो सीधे राजा से जुड़ गया, यानी कि वो सीधे राजनीति में एंटर कर सकता है। तो धन एक प्रकार का माध्यम बन गया कि जो व्यापारी लोग हैं वो भी राजतंत्र में शामिल हो सके। इसीलिए धन गैर अभिजात वर्ग यानी कि जो अभिजात वर्ग के नहीं हैं, जैसे कि व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। ये बात मैंने आपको बता दी। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों के वेतन देने के लिए करते थे, है ना। अब जो व्यापारी लोग हैं वो राजा को पैसे देते, राजा को धन देते, और राजा उसका क्या प्रयोग करता, वो सैनिकों को अपना वेतन दे देता, सैनिकों को सैलरी दे देता। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। अब जो ये नई व्यवस्था थी, इसमें अब जो गैर अभिजात वर्ग थे वो भी बेझिझक शामिल हो सकते थे। लेकिन पहली व्यवस्था में व्यापारियों के लिए व्यवस्था में खड़ा होना, पहले सामंतवादी व्यवस्था में व्यापारियों को अभिजात वर्ग के समानांतर खड़ा होना, बिल्कुल इक्वल खड़ा होना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जो ये नई राजतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है, उसमें व्यापारी लोग बिल्कुल आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बना। अब जो ये परिवर्तन हमने पढ़े ना, अब आज का जो हमारा इंग्लैंड का और जो हमारे फ्रांस की जो व्यवस्था है वो इसी पर बनी है, यही उसका बेस है। 614 में बालक शासक लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदर्शी सभा, जिससे एस्टेट जनरल कहते थे, जिसमें 3 सदस्य होते थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे, एक अधिवेशन हुआ, है ना। एक अधिवेशन होते। अब एक लुई 11वां और लुई 11वें के बाद लुई 13वां, जो कि एक बाल शासक था 614 में, तो उसने एक सभा बुलाई थी, एक परामर्शदर्शी सभा बुलाई थी। परामर्शदर्शी मतलब परामर्श मांगने के लिए, सभी के व्यूज़, सभी का फीडबैक मांगने के लिए जो लुई 13वां था, उसने 614 ईस्वी में एक सभा बुलाई थी। उस सभा को क्या कहा गया था, एस्टेट जर्नल कहा गया था। एस्टेट जर्नल कहा गया था, जिसमें 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य। अन्य में आपके सिर्फ अब कृषक वर्ग नहीं आएंगे, अन्य में आपके व्यापारी लोग भी आ जाएंगे, मोची लोग भी आ जाएंगे, शिक्षक लोग भी आ जाएंगे, डॉक्टर लोग भी आ जाएंगे। क्योंकि अब क्या था, अब हम सामंतवाद व्यवस्था से आगे बढ़ चुके थे। 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था, नगर बसे थे, तो व्यापारी लोग भी आएंगे, शिल्पकार लोग भी आएंगे, मोची आएंगे, शिक्षक आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो अब जो तीसरा वर्ग था उसमें केवल और केवल कृषक लोग नहीं रहे थे, बल्कि दूसरे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो गए थे। तो लुई 13वें ने क्या किया, 614 में एक सभा बुलाई। सभा इसलिए कि किस तरह शक्तियों का विभाजन हो सके, कि किस तरह व्यवस्था को सही तरह से चलाया जा सके, है ना। सभा बुलाने का मतलब कि सभी वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी दी गई,
सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी दी गई, लोगों में विद्रोह ना उठे, लोग ज़्यादा विरोध ना करें इस निरंकुश राजतंत्र का, इसलिए लुई 13वें ने वो सभा बुलाई थी। लेकिन फिर क्या होता है, इसके पश्चात 2 सदियों तक यानी कि 200 सालों तक 1789 तक इसे फिर कभी नहीं बुलाया जा सकता। लुई लुई 13वें के बाद किसी ने इसको नहीं बुलाया 1789 तक, 2 शताब्दियों तक, 200 सालों तक, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बाँटना नहीं चाहते थे। अब लुई 13वें ने बुलाया कि ज़्यादा विद्रोह ना हो, ज़्यादा विरोध ना हो, शक्तियाँ थोड़ी-थोड़ी बाँट दें इन तीनों वर्गों में, सभी को भागीदारी मिल जाए। लेकिन आगे फिर 200 सदियों तक 200 सालों तक इस सभा को नहीं बुलाया जाता, और ये बात आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी ना, कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि लुई 16वें ने नहीं बुलाई थी आपकी एस्टेट जनरल की बैठक, है ना, पढ़ चुके ना। फिर उस लुई 16वें को क्या हुई थी? फांसी हुई थी, उसकी पत्नी को भी फांसी हुई थी। तो ये फिर आगे चल के हमारा आधुनिक काल आ जाता है। हम यूरोप का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके हमारा फ्रांसीसी क्रांति इत्यादि क्या आ जाता है? हमारा आधुनिक काल आ जाता है। ओके, तो अब ये था हमारा फ्रांस का इतिहास, है ना। अब ये निरंकुश राजतंत्र था अब तक। फिर लोग लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं इस निरंकुश राजतंत्र के प्रति, फिर गणतंत्र की स्थापना होती है, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं ना। तो वो हमारा बात का टॉपिक है। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चल के पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुए, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, वह हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। अब हमने पढ़ा कि जो सामंतवाद की व्यवस्था थी वो परिवर्तित हो गई, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि फ्रांस में वो किस तरह से बनी, लुई 13वें के बारे में हमने देखा, फिर लुई 16वें के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि निरंकुश राजतंत्र से फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति में। ओके, अब इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में नॉर्मन विजय, नॉर्मन यानी कि जब वो नरमंडी का राजकुमार विलियम प्रथम विलियम प्रथम ने इंग्लैंड को जीता था 11वीं सदी में, हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसके जीतने के बाद वहाँ पर सामंतवाद व्यवस्था लागू कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले क्या होता था? नॉर्मन विजय से पहले वहाँ पर एंग्लो सैक्सन लोगों की क्या होती थी? एक परिषद होती थी। परिषद एक तरह से संसद होती है ना, जहाँ पे एक एक तरह से सभा होती है। तो क्या होता था? कोई भी कर लगाने से पहले इस परिषद की सलाह ली जाती थी। लेकिन जब वहाँ पे सामंतवाद की व्यवस्था आई तो उसमें सामंतवाद भी मिक्स हो गया और ये परिषद भी मिक्स हो गई, जो आगे चलकर क्या बनी? पार्लियामेंट बनी। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। संसद में क्या होते हैं? 2 सदन होते थे वहाँ पे। एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि एक वो सदन जहाँ पर जो लॉर्ड और जो आपके पादरी वर्ग थे वो प्रतिनिधित्व करते थे, और जो दूसरा सदन था वो था हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो अन्य लोग हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कि जो परिषद नॉर्मन विजय से पहले होती थी वो बदलकर पार्लियामेंट बन गई थी, है ना। इंग्लैंड में ये काम चल रहा है। तो वो पार्लियामेंट बन गई थी, परिषद परिषद बदल के क्या बन गई थी? पार्लियामेंट बन गई थी। पार्लियामेंट में 2 सदन होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, और फिर राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ, तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राण दंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। तो राजा चार्ल्स प्रथम था, राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को 11 साल तक नहीं बुलाया, है ना। पार्लियामेंट बुलानी ज़रूरी होती थी, क्योंकि जो भी निर्णय लेने होते थे वो पार्लियामेंट के आधार पर लिए जाते थे। लेकिन चार्ल्स प्रथम ने 11 साल तक पार्लियामेंट को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। लेकिन जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने पार्लियामेंट को बुला लिया। अब ऐसा करेगा तो जो पार्लियामेंट है वो क्या होगी? वो नाराज़ होगी। तो नाराज़ में वो गुस्सा हो गई, पार्लियामेंट गुस्सा हो गई, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, यानी कि राजा को मृत्यु दंड देकर उसको हटा दिया गया, और फिर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई इंग्लैंड में। ओके, फिर गणतंत्र की स्थापना करने के बाद फिर से राजतंत्र स्थापित हो जाता है, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हो गई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। गणतंत्र की स्थापना एक बार तो कर दी, लेकिन वो गणतंत्र ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी, लेकिन एक शर्त रखी गई कि पार्लियामेंट को अब हमेशा नियमित तौर पर बुलाया जाएगा।
वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है, गणतंत्र है फ्रांस में, लेकिन इंग्लैंड में क्या है, राजतंत्र है ना। इंग्लैंड में राजतंत्र है, अभी भी रानी होती है इंग्लैंड में। अब की रानी कौन है, एलिजाबेथ ही है। तो इंग्लैंड में अभी भी राजा और रानी होते हैं और राजतंत्रीय गणतंत्र है ना। अब प्रधानमंत्री भी होते हैं इंग्लैंड में इस वक्त और राजा रानी भी होते हैं, है ना। तो इंग्लैंड में राजतंत्र है आज और फ्रांस में गणतंत्र है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं पकड़ ली, है ना। अब ये जो दोनों दोनों राष्ट्र हैं 17वीं सदी में इनके इतिहास ने अलग अलग दिशाएं पकड़ ली। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में ही बताया था कि इस चैप्टर का फोकस पॉइंट क्या है। इस चैप्टर का फोकस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक लोगों के बारे में बताना नहीं है। इस चैप्टर का मोटिव, इस चैप्टर का केंद्र बिंदु ये है कि जो मध्यकालीन यूरोप में परिवर्तन हो रहे थे उनको समझाना, है ना। हमने पूरे परिवर्तन को पढ़ा कि किस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार बदलती गई, है ना। 11वीं सदी में, 12वीं सदी में क्या परिवर्तन आए, 13वीं सदी में, 14वीं सदी का क्या संकट आया, क्या परिवर्तन आया। फिर जो राजनीतिक परिवर्तन थे हमने वो देखे और फिर करते करते हम कहाँ आ गए, वही 9th वाले फ्रांसीसी क्रांति पर आ गए। यानी कि हम मध्यकालीन यूरोप से कहाँ आ गए, आधुनिक यूरोप में आ गए, है ना। फिर वो आगे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपके चैप्टर का फोकस था, ये आपके चैप्टर का मोटिव था कि पूरे परिवर्तन को दिखाना एक ही चैप्टर में। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मज़ेदार चैप्टर था। मिलते हैं अगले चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।